जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन अहम 3 चीज़ें 3 मुख्तलिफ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आर्मी चीफ की मुलाकात की एक तस्वीर आई और वो मुलाकात थी खातून एसएसपी के साथ, जिन्होंने एक खातून जिसको मज़हबी शिद्दत पसंदों ने घेरे में लिया हुआ था और तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसको रेस्क्यू किया था। उससे मुलाकात की तस्वीर आई। उसके बाद मीडिया के चंद दोस्तों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए कि बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। इस हवाले से चंद चीज़ें गलत हुई हैं और चंद चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। वो क्या है, ये बहुत ही अहम मौजू है, लाजमी इसको सुनिएगा, इसके ऊपर गुफ्तगू को इस पे सबसे पहले बात करेंगे। दूसरा दो छोटे छोटे और मौजूआत जो बात की जाएगी, एक सदर ममलकत के माफ़ी देने के इख्तियार के ऊपर मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हजरात भी हैं, काबिल एहतराम सहाफ़ी भी जो हैं, वो भी बातें कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं या एक्सपर्ट्स की बात को कोट कर रहे हैं। मेरी राय में गलत राय को कोट किया जा रहा है। इस हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो आपके सामने रखूंगा। ये इतना अहम मैटर नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस बात के बारे में कह चुके हैं कि वो माफ़ी नहीं देंगे, लेकिन आइन और कानून की गलत तशरीह नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी को फ़ायदा हो या ना हो। तीसरा और आखिरी सबसे अहम मौजू, सबसे अहम चीज़ जो चल रही है, इलेक्शन कमीशन बहुत करीब है। फैसला सुनाने के जो रिजर्व सीट्स हैं वो खवातीन के लिए या अक़लियतों के लिए, उसके हवाले से और चंद नए हकाइक सामने आए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ और दिलचस्प हो गई है। वो हकाइक क्या हैं और ये मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। आज सदर ममलकत ने भी रात गए असम्बली का इजलास बुला लिया। आज सुबह से सारा दिन असम्बली की कार्रवाई चलेगी, हलफ होगा, स्पीकर के इंतखाब का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके ऊपर बात करते हुए मामले को कंक्लूड करेंगे, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आते हैं आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उससे मुंसलिक लोग सरापा एहतजाज हैं मुल्क में होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धौंस और धांधली की वजह से। वो लोग चाहे आम रियल लाइफ में हो या सोशल मीडिया के ऊपर हो, आपको एहतजाज बहुत ही वाज़ेह अंदाज में नज़र आता है। हम इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। अगरचे इसका ज़्यादा असर व रसूख पंजाब के चंद इलाकों और केपीके के 2 अज़ला तक है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम वो जो वोट पड़ते हैं या जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उसके लिहाज से देखें तो इस इलेक्शन में मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। तो इनकी बात भी अहमियत रखती है। इनके तमाम लोग पाकिस्तान की फौज के ऊपर मुंतखब हुकूमतों को गिराने और इलेक्शन में धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया करते थे। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी सियासी जमात जिसको डिस्कस किया जा सकता है, आप नाम लें या सोचें, आपके ज़हन में यही आएगा। आज का दिन जब हम बात कर रहे हैं तो जनाब अहमद खान वली ये नारे लगा रहे हैं कि चौकीदार का काम बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देना है जो कि उनको सौंपे गए हैं, ना कि उनका काम इलेक्शन को चोरी करना है। यही बात जनाब मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। यही बात पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के सरबराह ये कर रहे हैं। फ़ौज की सियासत में मुदाखलत, फ़ौज के उन कामों में पड़ जाना जो उनका काम नहीं है, यहाँ से पाकिस्तानी माशरे में बगाड़ पैदा होता है, पाकिस्तान निज़ाम की तबाही की बुनियाद पड़ती है और पाकिस्तान बावजूद इसके कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही काबिल लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर पाता, पाकिस्तान पीछे रह जाता है। चंद लोग जो खुद को अक्ले कुल समझते हैं, जो कि मुसल्लत हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान को आगे चलने ही नहीं देते। इसकी बुनियादी वजह फौज का गलत किरदार और फौज की गैर कानूनी ताकत है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें आज के दिन क्यों कर रहा हूं, जबकि मैंने मौजू आपको एसएसपी के साथ मुलाकात के बारे में कहा। होता यह है नाज़रीन कि जब भी कोई चीज गलत होती है, कोई छोटी सी चीज गलत हो रही होती है, तो किसी भी एक मुआशरे के अंदर जहां पे एक निजाम हो, एक सिस्टम काम कर रहा हो, जहां पे आइन और कानून की अमलदारी हो, तो वहां पे हर चीज आइन और कानून के मुताबिक की जाती है। कोई भी चीज जो कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग के मानों में आए, जो कि ऑफिशियल फंक्शनिंग के मानों में आए, वो लाजमी तौर के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस, एसओपीज जो डिफाइंड होते हैं उनके तहत होती है। कोई भी चीज जो है वो खुद से अपने आप से या रूल्स और रेगुलेशन एसओपीज के खिलाफ नहीं होती। अगर हो तो ये खराबी की बुनियाद होती है। अगर आप उस खराबी को
पहले से ही हाथ बढ़ा के रोक लें तो रोक लें, और अगर आप नहीं रोकते तो ये खराबी अगले दिन और बड़ी खराबी होती है, उससे अगले दिन और बड़ी खराबी, और यूं पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा निजाम तबाही की तरफ चल पड़ता है। फिर बात एक एसपी से मुलाकात तक महदूद नहीं रहती, फिर बात जो है वो गैर कानूनी अगवाओं तक आ जाती है, फिर वो जबरी गुमशुदगियों पे आ जाती है, फिर वो कत्ल गारत पे आ जाती है, और वो फिर इलेक्शंस को मैन्यूवर करके, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके, इलेक्शन को रिगिंग करने तक आ जाती है, फिर वो मुंतखब शुदा पार्लियामेंट के मुंतखब अरकान की टांगे और बाजू मरोड़ के उनसे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवाने तक आ जाती है। एक अच्छी खासी पार्लियामेंट को एक लेम डक पार्लियामेंट बना दिया जाता है। पार्लियामेंट तो क्या, यहाँ अदालतों को कैंगरू कोर्ट बना दिया जाता है। खैर, बात ये हो रही है कि ये चीज सही है या गलत है। एक सहाफी हमेशा एक आइडियल स्टैंडर्ड रख के उसके मुताबिक बात करता है, उसके मुताबिक रिपोर्ट करता है। सहाफी का ये हरगिज काम नहीं होता नादरीन कि वो खुद से ये कहे कि ग्राउंड रियलिटी ये है, इसके मुताबिक ये हो सकता है और ये गिवन सर्कमस्टांसेस में नहीं हो सकता। ये जो काम होता है ना, ये बड़े बड़े एनालिस्ट का होता है। ये वो लोग जो सहाफत से तल्लक नहीं रखते, वो वाले तज्जिया निगार जो कि सहाफी नहीं होते, जो लिखारी नहीं होते, जो रिपोर्टिंग में नहीं होते या नहीं रहे होते। कोई भी शख्स जो सहाफी हो, रिपोर्टिंग में हो, वो भी अपने मौजुआत जिनको वो कवर करता रहा है उसके हवाले से तज्जिया पेश कर सकता है। लेकिन वो लोग जो कि माहिर मुआशियात हों, वो लोग जो माहिर सियासियात हों, जो जिंदगी शोबा है, किसी भी शोबा है जिंदगी के माहिर हो, सहाफत से ताल्लुक ना हो, वो तजिया कर सकते हैं। हाँ भाई, कानूनी सूरत हाल तो ये है, लेकिन ये रवायात हैं, ये कल्चर है, इसलिए ये चीज मुमकिन है और ये चीज मुमकिन नहीं है। गिवन सर्कमस्टांसेस में ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज हो सकती है और ये नहीं हो सकती है। हमें देखना होगा, हमें मानना होगा कि 75 साल से फौज का अदारा मौजूद है, बहुत ताकतवर है, उन्होंने अपना एक रोल डिफाइन कर लिया है, तो हम ये नहीं कर सकते कि जी उनका रोल जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन एक जो सहाफी है उसने लाजमी तौर पे अपने आप को आइन और कानून के मुताबिक बात करने की हद तक पाबंद रखना है। उसने जो भी बात करनी है वो लाजमी तौर पे आइडियल हद तक, आइडियल आप समझते हैं कि जो भी लिखा हुआ है उससे आगे पीछे जाने की उसने अपने लोगों को बताना है, उसने अपने तारीन को रिपोर्ट करना है कि ये चीज कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। इसमें राय की बात नहीं होती इस तरह के मामलात में जहां पे आइन की या कानून की वायलेशन का मामला हो। जो आर्मी है, जो फौज है, मैंने कल देखा बहुत से लोगों ने ये लिखा, बकायदा सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, सहाफी हैं और ये ओपनली ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त किया, इनकरेज किया और ये मिसाल कायम हो गई, दूसरों के लिए मिसाल कायम हो गई और पता नहीं क्या क्या बातें। बाद लोग इस हद तक चले गए कि जी देखें वो तो जो है ना, वो अब जो मजहबी इंतहा पसंद है वो अब खौफ खाएंगे, क्योंकि जो है वो आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने बुला के मुलाकात कर ली है, तो अब किसी की जरूरत नहीं होगी। ये जो चीजें हैं ये बुराई की, गड़बड़ की, खराबी की बुनियाद रखती हैं। यही बातें, यही कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, यहीं पे हम आवाज नहीं उठाते, यहीं पे हम दस्ते कातिल को नहीं रोकते, और फिर वो जो बादू है वो बढ़ता चला जाता है, वो हर तरह के गलत काम करता है। फौज का ये काम नहीं है। फौज का काम सिर्फ मुल्क के दफा से मुंसलिक है। फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, पुलिस भी एक फोर्स है, लेकिन एक सिविलियन फोर्स है जो कि अपने ऑफिसर्स को वो जवाबदेह हैं। ज्यादा से ज्यादा जो सिविलियन हुक्मरान है, जो सूबे का निगरान वजीर आला था या अब नई वजीर आला वहां पे आ गई हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ही अहम बात है तो मुल्क का वजीर आजम या सदर ममलकत, ये ओहदे हैं जिनको, या जो वफाकी वजीर दाखिला हैं या सेक्रेटरी दाखिला हैं, ये वो ओहदे हैं, ये वो मोतबर हस्तियां या पोर्टफोलियोज, ऑफिस हैं जिनमें इस चीज की अगर अप्रिसिएशन बनती है तो अप्रिसिएशन की जानी चाहिए। एक आर्मी चीफ का ये तासुर देना कि जो सिविलियंस के मामला में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको बुला के मिल रहा हूं, तो इसका मतलब ही ये है कि किंग का तासुर आ रहा है ना, तो दिस इज रॉन्ग ना, इट शुडंट बी हैपनिंग, एंड इफ इट इज हैपनिंग इट मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड। लोगों को बोलना है, बात करनी। एक ऐसी खामोशी, एक ऐसा अंधेरा छाया हुआ है, कोई शख्स बात ही नहीं करता, फौरन से ढोल लेके, और ढोल भी इतनी तेजी से बजाते हैं कि उनको शर्म नहीं आ रही होती लोगों को, कि बुरा लग रहा है जितनी तेजी से वो हाथ हिला रहे हैं। इस तरह से ढोल नहीं बजाए जाते। खैर,
इसका दूसरा पहलू भी है कि वो खातून जो थी, वो काबिल एहतराम खातून, वो हमारी बहन, जिनके साथ ये वाकया पेश आया, चंद जानवरों ने, जानवर सिफत लोगों ने जिस तरीके से उनका घेराव किया और झूठी बेकार और फजूल बात की, उसके ऊपर कुरानी आयत भी लिखी होती तो यकीनी तौर पे किसी तरह का कोई हर्ज नहीं था उस चीज के अंदर। और ये बकवास बात है। हमने देखा कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस कपड़े के ऊपर लिखा हुआ है, वो औरतों ने अपने जिस्म पे लपेटा हुआ है। औरत का जिस्म जो है वो, उसको ये कोई मतलब बहुत ही घटिया चीज और बहुत ही गंदी चीज समझते हैं। वो पाक चीज है और इनकी सोच से ज्यादा पाक चीज है, और इसमें कोई बुरी बात क्या वो नहीं है। लेकिन वो तो अल्फाज भी कोई डिफरेंट अल्फाज थे और उसकी मुशाबियत किसी रस्मुल खत पे होने की बुनियाद पे ये सब कुछ किया गया। एक अंधोनाक वाकया जो शायद हमें जिंदगी भर याद रहे, जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहे। जो मुलाकात अगर किसी को करनी चाहिए थी, पहली बात है आर्मी चीफ का तो ताल्लुक नहीं, मैं ये वादे कर दूं, कई लोग ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं कि एसपी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, उस खातून से करनी चाहिए थी। उस खातून से भी जो हमारा कल्चर है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोई ओहदेदार जो है वो मतलब उसको वो अपने दफ्तर बुला के ना मिलता, वो खुद उस खातून के घर इजाजत लेके जाता, और जरूरी नहीं कि वो जाता, जो हमारा कल्चर है उसके मुताबिक अहलिया किसी ऐसे बड़े ओहदेदार की वो चल के जाती। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में खातून जो चीफ मिनिस्टर है उनको सिलेक्ट किया गया है, वो अपॉइंट हुई हैं, तो उनको चाहिए कि वो जाए, और इसकी मीडिया में कोई नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज बाद में जारी कर दी जाए कि उनके घर गई हैं और उनसे माजरत की, माफी मांगी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि इन जानवरों को हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके, जो कि हम यकीनन करेंगे। और आप देखें कि वो जानवर जो हैं वो बाकायदा अपनी जानवरों वाली शक्लों के साथ जो वो लिबास किसी टेबल पे बिछा के वो कह रहे हैं ये वाकई बेरुमती हुई है, FIR होनी चाहिए, और ये वो, कोई शख्स उनको गिरफ्तार करने वाला नहीं। बेशरम लोग उस एसपी को बुला के मिल रहे हैं, वो उस एसपी को जो ना सिर्फ बेशुमार पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद करने, उनको गिरफ्तार करने में मुलव्वस है, वो खातून एसपी, जो खातून अच्छा काम करे उसकी तारीफ भी की जाती है। मैं हैरान हो रहा था मौसमा आसमा जहांगीर साहब के अकाउंट से जो एप्रिसिएशन का ट्वीट है, तो एप्रिसिएशन ट्वीट आप करें, आप साथ ये तो लिख दें कि उसके बाद जो फोर्सफुली बयान लिया गया है विक्टिम से, उससे वो इतराफ जुर्म करवाया गया है, और ये कहा गया कि उसने कुछ गलत कर दिया है, कम से कम ये तो लिख दें। मैं इस बात पे बिल्कुल इतराज नहीं करूंगा कि मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा का अकाउंट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है गलत चीज के लिए, किसी का भी राय देने का हक हो सकता है, लेकिन साथ में दूसरी चीज भी तो आप लिख देना कि उसने जो दूसरा काम गलत किया, कि उसका, अगर फर्ज करें आप ये भी कह लें कि जी पुलिस की आला कमान का फैसला था जी खातून की जान बचाने के लिए चीज की है, तो गलत बात थी। उस खातून को ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म कि एक गलत बात जिसका उसने, औरत ने इर्तिकाब नहीं किया, उसका जुर्म का उससे एतराफ करवाना, इस तरह के मुल्ले जानवरों को बिठा के एक खातून, वैसे इस्लाम की बात हो रही है, 4 मुल्ले ऐसे चढ़े हुए हैं और औरत बेचारी बीच में दबकी हुई बैठी हुई है, एक उसकी इस बाजू पे चढ़ा हुआ है, इस बाजू पे चढ़ा हुआ है। बेहया और बेगैरत लोग, मतलब इनको सेंस और तमीज ही नहीं। जो लोग आजादियों के कायल हैं, जो लिबर्टीज की बात करते हैं, उनको भी शर्म आ रही है वो मंजर देखते हुए। ये तरीका था बिठाने का, कुछ फासले रख के बिठा देते हैं आप लोग, और उसको आप बुला के मतलब शाबाशी दे रहे हैं और उसको अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड दे, मैं इसके ऊपर, ये राय के खिलाफ की बात है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता, लेकिन जो गलत चीज हुई उसको माना तो जाए, कम से कम उन जानवरों को पकड़ के बंद तो किया जाए जिन्होंने ये वाला इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की। आर्मी चीफ के ऊपर बात होती है, अगर आर्मी चीफ, हर बात के ऊपर जो भी गलत लगती है हम तनकीद करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर आज के दिन आर्मी चीफ की तरफ, हालांकि ये काम आर्मी का नहीं है, मैंने पहले कह दिया, ये सारी बात मैं वजाहत से कर चुका हूं कि ये डिसिप्लिन सिविलियन फोर्स का काम है। अगर फर्ज करें किसी वजह से एक डिसिप्लिन सिविलियन फोर्स ये नहीं कर पा रही और ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि उन तमाम जानवरों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई अब पुलिस करेगी आगे इस मौके, तो आपका क्या ख्याल है? मैं यहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। हम यही तो बात रोकते हैं कि फौज कोई एक छोटा सा दुरुस्त काम करके तो देखे, बिल्कुल जहां पे तारीफ बनेगी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो चीज करने वाली है वो करते ही नहीं है। उस खातून को भी कोई पूछने वाला नहीं है, उन जानवरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, और जो हो रहा है वो आपके सामने है और गलत हो रहा है। हमें जहां पे भी फौज गलत काम करे, हमें लाजमी तौर पे उसको गलत कहना और खुल के कहना चाहिए, ताकि गलतियों का सिलसिला रुके। आगे चलते हैं, एक इशू है जो अब उस तरह से रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरान खान के जो सजा हुई मुस्लिम मुकदमात में, उनमें माफी देने की बात
पहले भी चली कुछ दिन पहले, और लोगों ने उसके ऊपर बात की, और वो बात गलत बात थी, लेकिन कोई इतना अहम मौजूद नहीं था, मैंने नहीं किया। अभी मैंने देखा कि हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं मोहतरम वसीम अब्बासी, सीनियर सहाफ़ी हैं, वसीम अब्बासी लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल रोजाना अपना वीलॉग करते हैं, लेटेस्ट खबरें होती हैं, मैं उनको बताता भी हूँ और खुद भी मैं सीखता हूँ। मैं जो भी खबर जो अपडेट लेनी हो, अमूमी तौर पे जनाब साकिब बशीर साहब, वसीम अब्बासी साहब के वीलॉग से बहुत सी रहनुमाई मिलती है ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। आप भी लाजमी इन चैनल को देखें। वसीम साहब ने एक बात की, मुझे उससे इख्तिलाफ है थोड़ा सा, तो मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। और ये अच्छी बात है कि हमें आइन और कानून के मुतल्लिक जो भी बात हो उसको खुद से भी पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अपनी एक जहन अपना अप्लाई करना चाहिए। उससे इंसान को अपने ही मुल्क का आइन समझने और उसकी इन्फोर्समेंट का मुतालबा करने में मदद मिलती है, सही फैसला करने में मदद मिलती है। तो जो सदर मुमलकत का इख्तियार है माफी देने का, उसके बारे में वसीम भाई ने ये कहा, या उनको किसी ने बताया कि इसमें दो तरह की बातें हैं। एक बात यह है कि सदर माफी दे सकते हैं, एक बात है कि नहीं, वजीर आजम की एडवाइस पे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इख्तलाफ है। मेरी राय में अगर तो मेरी राय में इसमें इख्तलाफ नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जब भी कोई कानून की बात करता हूँ, बाद कोट करना मुमकिन नहीं होता, पुरानी बात हो चुकी होती है, लेकिन लिखी हुई बातें और मुल्क के आला तरीन आईनी और कानूनी माहिरीन से समझी हुई बातें, डिस्कशन करके की हुई, इन राइटिंग ला के की हुई बातें हैं। मैं इस पे आपको अर्ज कर देता हूं कि जो दूसरा एक आप वसीम अब्बासी साहब का उनके वीलॉग में सुन सकते हैं, एक नुक्ता नजर जो है, जो दूसरा मैं बता रहा हूं वो ये है कि इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है। बाद लोग एक आइन का एक आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर एक दूसरा कोई चीज पढ़ लेते हैं और जितना देन बना वो आगे दौड़ लगा देते हैं। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है ना, जो बात वो कहना चाह रहे होते हैं, फिर वो दुड़की लगा देते हैं कि इंज गल है तो हम मैं कहने लगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये मैं चीज क्लियर कर दूं कि बाद लोग इसमें भी कहते हैं कि जी बात चीज जो आइन में वाज़े ना हो उसके ऊपर फिर अदालत की जो इंटरप्रिटेशन होती है, कोर्ट की जो उसकी तशरीह होती है, फिर वो मानी जाती है। ये बात भी मुबहम है, गलत है, दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जो बात मुबहम हो उसके ऊपर तशरीह आती है, जो बात वाज़े अंदाज में लिखी है उसके ऊपर तशरीह नहीं आती होती है। मिसाल के तौर पे कि आइन कहे कि जी जब असेंबली का इजलास होगा तो एक प्राइम मिनिस्टर जो है मुकर्रर होगा। अब आप इसके ऊपर तशरीह लेने चले जाएं, जी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो औरत होगा या मर्द होगा, ठीक है ना जी, या वो मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, दो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। मतलब इस बात के ऊपर आप कहनी तशरीह नहीं, ये बात जो लिखा हुआ है एक है तो एक ही है ना, और जब पर्सन लिखा हुआ है तो साफ जाहिर है कि वो मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। जो ये क्लैरिटी वाली बात, इसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आइन में जितने भी फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, मैं पहले बात एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको जो मुतल्लिका आर्टिकल है वो बता देता हूं। प्रेसिडेंट के जितनी भी मतलब फंक्शंस हैं उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में एक दूसरे आर्टिकल में ये वाज़ेह लिखा गया है, जो कि किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी होता है, कि जो भी प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा होता है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है या ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कर रहा होता है इन सम केसेस। तो ये जितने भी जो भी फैसला इस तरह का होता है, वो हुकूमत ने जो काम करना होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा होता है, प्रेसिडेंट के ओहदे से, प्रेसिडेंट के ऑफिस से हो रहा होता है, लेकिन एडवाइस पीछे से हुकूमत की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। लेकिन इसके बावजूद चंद चीजों के लिए प्रेसिडेंट को आइन हतमी और बिल्कुल कंक्लूसिव इख्तियार देता है कि ये इख्तियार ही प्रेसिडेंट का है। बाज फंक्शन वो आइन में बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा होता है कि ये इख्तियार है, इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी चीज की, ये बात भी लिखी होती है, तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत होती है। तो ये वाला जो इख्तियार है प्रेसिडेंट का, ये वो इख्तियार है जो प्रेसिडेंट का इख्तियार है। हालांकि मुझे पता है कि हम जो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो नहीं लेंगे, और उधर से जो आरिफ अलवी हैं उनके चंद दिन रह गए हैं, आगे तो प्रेसिडेंट भी दूसरी साइड का आ रहा है, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो ये बात उनके हक में जा रही है। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता किसके हक में जाती है, मैंने तो जो सच्ची बात है वो तक पहुंचानी है। आइन का आर्टिकल 45, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट एंड टू रिमिट और सस्पेंड कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी अदालत के किसी भी फैसले को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है।
इसको यहां पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एक आर्टिकल 48 है, वो कह रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ, ये आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट एंड ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जितने भी काम होंगे, जो फंक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, वो जो है प्रेसिडेंट हुकूमत की एडवाइस के ऊपर, कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर, या एज द केस में भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर एक्ट करेगा। मैं इसकी मिसाल देता हूं, बहुत से आर्टिकल आपको मिलेंगे जी, ये प्रेसिडेंट ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये ओहदा अपॉइंट करेगा, ये ओहदा अपॉइंट करेगा। मिसाल है, एक आर्टिकल 100 है आइन का, ये 100 आर्टिकल कहता है जी द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन बीइंग अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। यानी कि जो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, शैल का लफ्ज है, शैल अपॉइंट, वो अपॉइंट करेगा। शैल अपॉइंट के बावजूद जो अपॉइंट करना है वो हुकूमत ने करना है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट एक वो ओहदा है, एक स्टेट का हेड है। अगर आइन में लिखा भी हुआ है कि शैल अपॉइंट, तो वो हुकूमत की एडवाइस पे ही करेगा, जो हमें आर्टिकल 48(1) में बताया गया कि जो भी उसने फंक्शन करना है वो हुकूमत की एडवाइस के ऊपर करना है, हुकूमत कहेगी वो कर देगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे असेंबली के इजलास के हवाले से या दूसरे दीगर मामलात में आपने देखा कि जहां पे प्रेसिडेंट को बाद जगह पे इख्तियार दिया भी गया लेजिस्लेशन के ऊपर सिग्नेचर के हवाले से, एक मरतबा है और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसकी मर्जी है वो साइन ना करे तो 30 दिन तक रोक सकता है। इसमें कोई बंदा कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, आइन इख्तियार दे रहा है, चाहे पार्लियामेंट जितनी भी सॉवरेन ताकतवर है। लेकिन जब वो एतराज लगा के वापस भेज दे या किसी भी सूरत में वापस भेज दे, तो जब दोबारा आएगा, अब दोबारा भी वो 30 दिन रख तो सकता है, लेकिन अगर वो साइन ना करे तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा, वजारत कानून उसका वो कर देगी। तो उसकी पावर की लिमिट्स भी डिफाइन, पावर दी भी गई है, लिमिट्स भी डिफाइन की गई है। अच्छा, लेकिन नाज़रीन, अब जो हमारा मौजू है उस पर हम आते हैं। तो आर्टिकल 48 जो है, ये 48 में सिर्फ 48(1) नहीं है, 48(2) भी है। तो 48(2) क्या कहते हैं? ये बड़ा अहम आर्टिकल है, क्योंकि हमने जो भी बात की कि जो भी प्रेसिडेंट ने करना है वो हुकूमत की एडवाइस पे करना है, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 48(1) में, 48(1) में। अब हम 48(2) पढ़ते हैं, बहुत सादा सा है 48(2) भी, थोड़ा सा पढ़ लें तो बात क्लियर हो जाती है। लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग या क्लैरिटी से एक बात लिखी हो, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा, अदालत पास नहीं जाएंगे इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए कि इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब यही है जो लिखा हुआ है। जहां पे कंफ्यूजन हो, जहां पे क्लैरिटी ना हो, जहां पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, तब आप कोर्ट में जाते हैं। तो अभी ये दूसरा जो है पार्ट वो देख लें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1, यानी कि जो भी हमने ऊपर आर्टिकल 48(1) में लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन द क्लास 1, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so। जो भी क्लास 1 में लिखा है उसको साइड पे रख दे, ये क्लास 2 कह रही है। अगर आइन में किसी भी जगह पे प्रेसिडेंट के बारे में ये लफ्ज लिखे गए हैं कि ही इज एम्पावर्ड टू डू सो, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो खुद ब खुद वो काम कर सकता है। ये आर्टिकल 48(2) कह रहा है। इसके बावजूद नाज़रीन एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो फॉलो होता है। और प्रोसीजर क्या है कि एक जो रिकमेंडेशन आती है, एक एसओपीज है, वो फॉलो होते हैं कि जी मुतलका सूबाई मिनिस्ट्री की तरफ से, जेल मिनिस्ट्री की तरफ से, या हुकूमत की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक समरी आती है बाद औक़ात, और वो हुकूमत उस पर अप्रूवल देके प्रेसिडेंट को भेजती है और प्रेसिडेंट वो कर देता होता है। लेकिन वो कर देता है, प्रोसेस चल रहा है, जो भी प्रोसीजर है, लेकिन आइन इख्तियार दे रहा है बाकी तमाम जगहों पे जहां पे वो नीचे से समरी आ रही है। प्रेसिडेंट बाउंड एक्ट करने का, नहीं करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं कर रहा। यहां पे हुकूमत की तरफ से समरी आए तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि वो करे या ना करे, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ही इज एम्पावर्ड टू डू सो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो जब चाहे जिसको चाहे वो सजा माफ कर सकता है। ये आइन कह रहा है, आइन को तब्दील किया जा सकता है, इसके ऊपर किसी अदालत का फैसला आ सकता है। वो यही बात जो आजकल जो वसीम अब्बासी साहब ने भी कहा, जो उनको यकीनन लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा होगा, वो जो बात कह रहे हैं वो भी हो सकती है अगर कोई अदालत फैसला दे दे वो वाला। तो
बिल्कुल हो सकती है। कोई अदालत इंटरप्रिटेशन कर दे, अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है इंटरप्रेट करने का कि नहीं जी प्रेसिडेंट नहीं कर, हालांकि इतना क्लैरिटी के साथ जाके कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब है कि एब्रोल्यूशन वाइड डिक्लेयर नहीं किसी आर्टिकल को किया जा सकता। क्लियरली आर्टिकल कह रहा है कि इनफावर्ड है तो इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, लेकिन कोर्ट कोई भी फैसला पाकिस्तान जैसे मुल्क में दे सकती है, या हमारी जो मुकन्ना है, जो पार्लियामेंट है, वो चाहे तो इसको तब्दील भी कर सकती है। नाज़रीन, आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। वो ये है कि जो रिजर्व सीट्स के हवाले से बात चल रही थी, चंद नए हकाइक आए। आपने देखा कि एक लेटर सर्कुलेट किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह का, हामिद रजा साहब का, कि जी ये हमने तो जो कोई हमारा बंदा नहीं लड़ा तो हमने खवातीन की कोई भी टिकट जो है वो जारी नहीं की है। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि जब भी आप टिकटें देते हैं, उसको बड़ा ही गलत तरीके से पेश किया गया। जी एक दफा अब ये कह दिया तो अब ये नहीं हो सकता, अब इनकी सारा खत्म हो गया। मैंने देख रहा था हमारे मुबशिर रजी साहब जो है उन्होंने भी इसके ऊपर एक कमेंट किया हुआ था कि ये कोई धोखा हो गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मैं समझा हूँ, जो मैंने लोगों से बात की है, वो हर पार्टी पे लाजम होता है कि वो इतने % सीटें जो है ना वो खवातीन को लाजमी दे, टिकट्स जब वो देते हैं आम डायरेक्ट इंतखाब के लिए। तो सवाल पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनसे कि आपने कितनों को दिया, तो उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो इसलिए हमने किसी को टिकट नहीं दिया। अब बात इसका मतलब ये लिया जा रहा है अब इनको खवातीन की सीटें भी नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं इसमें आपको बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूं, आप जो मर्जी लॉजिक, जो मर्जी फलसफे लेके आ जाएं, बात यह है कि क्या जो लोग आजाद मुंतखब हुए तरीके इंसाफ की सपोर्ट से, वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते थे या नहीं? ये एक ही सवाल है इस पूरी डिस्कशन में। इसका जवाब आइन में मौजूद है। अगर नहीं कर सकते थे तो नहीं कर सकते थे, फिर बात खत्म हो गई। आगे रिजर्व सीट्स पे बात नहीं जानी है, सिर्फ इसी सवाल पे बात रहनी है। तो अगर वो कर सकते थे और उस पार्टी को बकायदा इलेक्शन सिंबल जारी हुआ, तो उसके किसी बंदे के लड़ने या न लड़ने से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं इनके तहत, तो ज्वाइन कर लिया, तो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई, उनकी एक स्ट्रेंथ बन गई। तो अब उन्होंने आगे अपनी जो भी उनका हक बनता है वो सीटें उन्होंने लेनी है। कैसे लेनी है, कैसे लेनी है, वो 1043 में एक गुंजाइश दी गई है कि अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो नई लिस्ट दी जा सकती है। अगर फर्ज करें 103 में ये बात नहीं है, तो अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि जिसका जो इस्तेकात बनता है वो आप उनको देंगे। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया, मैंने अभी इस ये टॉपिक में कंक्लूड करता हूं। अभी आप दोबारा सुनिए वो इंटरव्यू जो मैंने किया, सिर्फ ऐसे 1.5-2 मिनट की वो गुफ्तगू है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आजाद मुंतखब होने वाले रुकन, जिनकी पार्टी की कोई सीट नहीं थी, नंबर 1, उन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, नंबर 2, बकायदा लिस्ट जब जमा करवाई तो इलेक्शन कमीशन ने कोई इतराज नहीं किया और खवातीन की सीट एलोकेट हुई। एक प्रेसिडेंट मौजूद है। हालांकि तरीके इंसाफ के जो आजाद मुंतखब होने वाले हैं, अगर एक किसी का सीट होना मौजूद जरूरी होता तो उनके पास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी इल्हाक करने की गुंजाइश मौजूद थी ना। उनका एक मेंबर मौजूद था, सूबाई असेंबली में भी था और इसमें भी था, कौमी असेंबली में भी था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का प्रेसिडेंट मौजूद था। बड़ी वाज़ेह सी बात, ऐसे खामखा इसके ऊपर एक माहौल सेट किया जा रहा है, एक गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम सिकंदर सुल्तान राजा जो लेने जा रहे हैं उसके हवाले से, तो ये गलत बात है, ऐसी बात है नहीं। मैं आपको अर्ज कर दूं इस हवाले से भी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी, कि जो असेंबली के इजलास के हवाले से खामखा बहस शुरू की गई प्रेसिडेंट के ऊपर, हालांकि अब तो प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिए, और जिस माहौल में किए वो आप समझ रहे हैं। आप ये देखें कि यही हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जब पंजाब असेंबली में वो लड़ाई चल रही थी चीफ मिनिस्टर मुंतखब करने की, तो उस वक्त हम इनकी मिन्नतें करते रहे कि खुदारा ये जो आर्टिकल है ये बड़ा वाज़ेह है, जो शख्स किसी पार्टी की तरफ से मुंतखब होके आता है, उस पार्टी का मैंडेट लेके आता है, उसके ऊपर आप उसको ये गुंजाइश ना दें कि वो कल को किसी और को वोट दे दे, ठीक है ना, कि जी फलानी पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्लियामेंट्री लीडर का डिसीजन और ये और वो, आप उसको ये इख्तियार ना दें। ये कल को इख्तियार, मैंने यहां तक कहा कि इस हवाले से तो जो लेजिस्लेशन हुई है इसमें जनाब नवाज शरीफ का किरदार है। मैं नूनू के दोस्तों से ये बहस करता रहा, उनको मादी के 15-15, 20-20 साल, लेकिन हमारे यहाँ जहनी गुलामी की ये सूरत हाल है कि जिस वक्त जो भी होना, जो सियासी बहस चल रही है उसमें अपना पावा ऊपर करना है, बस अपना पावा ऊपर करना है और जो है ना दूसरे को आर्गूमेंट में हराना है। कोई असूल की बात करने वाले दोस्त ही खत्म हो गए।
ऐसा एक वक्त आ गया। तो वो उस वक्त ये बात मानते ही नहीं थे कि नहीं जी कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है। उसकी मर्जी है, अगर वो बंदा जो अपनी मर्जी से वोट देना चाह रहा है तो दे, बेशक किसी पार्टी से भी होके आया है। बकायदा बड़े बड़े काबिल एहतराम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन 63 जो ए है उसके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब ओपिनियन आ गई। मैं तो हैरान होता था। बार खैर अभी वही दोस्त जो है वो अब उनका मफाद और फायदा इसमें है कि जी RFLV ने गलत किया है, ये असेंबली का इजलास ना बुलाना, या आइन में लिखा हुआ है 21 दिन, तो आइन में तो ये भी लिखा हुआ था 90 दिन में इलेक्शन कराने। तो उस वक्त जवाब निकाल लिए थे ना आपने 90 दिन में ना करवाने के। तो 21 दिन में जो हमारी जो बात है वो असेंबली की सूरत में है। तो अब इसके ऊपर बहस हो जाएगी कि जी वो तो 2-3 ना हो तो फिर भी नहीं होगा। तो बात यह 2-3 ही ना हो तो फिर ही होगा ना। अगर 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 इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी के पास वो उसकी रिजर्व सीट्स नहीं है तो आप कैसे असेंबली का इजलास कर सकते हैं? कोई हमें भी आइन पढ़ा दें थोड़ा सा। मैं देख रहा था, मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा, रीमा उमर साहबा बड़ी काबिल एहतराम है, हम सीखते हैं उनसे। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी राय है, राय देने का मुझे हक हासिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनकी भी राय है तो मेरी भी राय है, क्योंकि वो कानूनी माहिर है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ। उनकी राय ज्यादा मोतबर है, मेरी कम मोतबर है, लेकिन मेरी राय है। मेरी राय क्या है? अरे भाई आइन में ये नहीं लिखा हुआ इजलास होगा, आइन में लिखा हुआ है कि फौरन इजलास के बाद उसका फंक्शन क्या होगा, पहला एजेंडा आइटम और दूसरा एजेंडा आइटम क्या है, पहली उसकी जो कार्रवाई है वो क्या है, स्पीकर का इंतखाब, और फिर उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का जो स्पीकर ने मुंतखब होने के बाद करना है। तो लीडर ऑफ हाउस को आप खुद कह रहे थे कि कोई भी वोट दे सकता है, तो आपने एज्यूम कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म होंगे। दूसरे बंदे को भी तो वोट पड़ सकते हैं ना, और हो सकता है वो जो आपकी तरफ लोग बैठे हो सकता है उसको वोट दें, हो सकता है ना। आप यही बात कर रहे थे ना आज से 1 साल 1.5 साल पहले, यही आपका आर्गुमेंट था ना आईनी। असूल तो आपने भूल दिया था उस वक्त। तो अब वो जो लोग उनके नहीं होंगे, अगर वो उतने वोटों से हार जाएं, या उनका हक नहीं है कि वो सबसे वोट दें, और वो जो लोग उनके मौजूद नहीं होंगे अगर वो मौजूद हो तो उनको वोट दें, या वो जो लोग मौजूद होंगे उनमें से कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनना चाहे, गलत बात है। जोर जबरदस्ती करके इलेक्शन करवाए गए, गलत। अभी तक कम से कम 40 से 50 हल्कों का कौमी असम्बली का नतीजा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि फॉर्म 45 किसी एक सियासी जमात नहीं, मल्टीपल सियासी जमातों के मौजूद हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जा सकता है, ट्राइब्यूनल की कार्रवाई में जाने की जरूरत नहीं, वो अलग बात है। खैर ये सारा मामला आपके सामने नाज़रीन। रिजर्व सीट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्द आने वाला है, जैसे ही आता है देखते हैं। जो भी अब तक उन्होंने प्लांट करके चीजें माहौल बनाने की कोशिश की, आपके सामने सारे मामला रखे कि इसमें कोई मसला नहीं है, तमाम असम्बलियों के अंदर राइट बनता है। अगर फर्ज कर लें यही वाला असूल जो इलेक्शन कमीशन बनाने जा रहा है कि जी जो सीटें हैं वो बाकी जमातों में बांट दी जाए, तो आप ये देखें कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो JUI है, मौलाना फजल रहमान की जमात, उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। उनकी टोटल 7 सीटें हैं। जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो प्रोपेगेंडा फैलवा रहे हैं, उस तरीके से जाए तो उस जमात जिसको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, 7 सीटें दी है, उनको रिजर्व सीटों में से 8 सीटें मिल जाएंगी उस फार्मूले के तहत। अवाम ने 7 दी हैं 115 से बड़े अवाम में, और उनको रिजर्व जो है वो इतनी मिल जाएंगी। मजाक ना बनाए, आइन के अंदर है कि इतनी सीटें टोटल है ना ऐवान की, तो 25% जो है वो खवातीन की होंगी ना एडिशनली। तो किसी भी पार्टी के लिए भी यही है कि पार्टी 100 लेके आएगी तो 25 खवातीन क्या लेंगी, वहां 7 सीटें और उनको 8 मिल रही है सिकंदर सुल्तान राजा के उस फार्मूले जो वो फैलवा रहे हैं मीडिया में। तो मतलब ये है कि आप बदयांती करें, बेईमानी करें, झूठ फैलाएं, ठीक है, आपका रिज्क है, रोजगार है, लेकिन मेरे मुल्क के आइन का मजाक ना उड़ाएं, मेरे मुल्क का मजाक ना उड़ाएं प्लीज।